तेलंगाना विधानसभा और परिषद को राज्य विनियोग विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित करने के बाद रविवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने दिन का कामकाज खत्म होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई के आंकड़ों का ब्यौरा देते हुए अध्यक्ष ने कहा है कि सदन की बैठक 7 दिनों तक चली और 56 घंटे 25 मिनट तक चली, जिसमें 5 विधायक और एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कहा है कि बजट सत्र के 7 दिनों के दौरान सदन के सदस्यों द्वारा 38 सवालों के जवाब दिए गए, 78 पूरक और 41 भाषण दिए गए। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने दिन का कामकाज खत्म होने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। सभापति ने कहा है कि सदन 5 दिनों तक चला और 17 घंटे से अधिक की कार्रवाई चली। इस दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया और 5 विधायक पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सदन में 15 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमांकर ने 7 दिन में बजट बैठकें पूरी होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि उनकी मांग है कि विधानसभा कम से कम 28 दिनों तक चले, लेकिन उनके सुझावों पर विचार किए बिना 7 दिनों के भीतर बैठकें समाप्त कर दी गई। समापन समारोह में भी सीएम केसीआर ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोला, लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने यह भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका लंबा इतिहास रहा है, ने देश को कई समस्याओं से बचाया है। नगर पालिका प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने स्पष्ट किया है कि राज्य में भवन निर्माण परमिट पारदर्शी तरीके से जारी करने के लिए टीएसबी पास की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा है कि अब तक भवन निर्माण परमिट जारी करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था और रिश्वत देकर परमिट प्राप्त करने की कई घटनाएं होती थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि टीएसबी पास को बिना किसी अनियमितता के पारदर्शी तरीके से परमिट देने के लिए पेश किया गया है। कहा गया है कि भवन निर्माण की अनुमति मात्र 21 दिनों में दी जाती है और यदि निर्धारित समय में अनुमति नहीं मिलती है तो इसे स्वतः ही दिया हुआ मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भवन निर्माण टीएसबी पास के नियमों के अनुरूप होगा। मंत्री केटीआर ने रविवार को विधान परिषद में बजट बैठकों के तहत हुई चर्चा में इस मुद्दे पर बात की। गृह निर्माण विभाग को समाप्त कर सड़कों का संचालन भवन विभाग के अधीन किया जाएगा। लोगों के अनुरोध पर जेईओ 111 के स्थान पर जेईओ 69 को लाया गया है। पता चला है कि हिमायत सागर को दूषित होने से बचाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताई है कि शहर में ड्रग कल्चर बढ़ रहा है। रविवार को विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि शहर में करोड़ों रुपए के नशे का कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि नशा इन्हें रोकने में पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने कहा है कि शहर के युवा नशे के आदी है और नशे की लत एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि फार्मेसी स्टोरों में बिना डॉक्टर के नोट के दवाइयां ना बांटी जाए। साथ ही अकबरुद्दीन ने सवाल किया है कि कैंग की रिपोर्ट विधानसभा में क्यों नहीं पेश की गई। उन्होंने कहा है कि बजट बैठकें 20 दिनों तक होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि 2014 से 18 के बीच 126 दिन विधानसभा की बैठकें हुई थी, लेकिन दिसंबर 2018 से अब तक सिर्फ 67 दिन की बैठक हुई है। मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं, उनको देखकर मैं एक अपील और दरखास्त करना चाहता हूं हमारे शहर के नौजवानों के ताल्लुक से कि आज हमारे शहर में नौजवान भटक रहे हैं, गलत आदतों में आ रहे हैं और ड्रग्स बहुत फैल रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इससे पहले मैंने गांजा के ताल्लुक से उठाया था तो पुलिस हरकत में आकर गांजों को जब्त करी थी, गांजे को जितना हो सकता है रोकी थी। सर आज मेडिकल शॉप से कॉफ सिरप ले लेते हैं सर, व्हाइटनर आता है, जो व्हाइटनर जो हम मेटने के लिए अगर कुछ टाइप होता है वो व्हाइटनर वो ले लेते हैं नौजवान बच्चे और नशे में आते हैं। कॉफ सिरप ले लेते हैं, नशे में आ जाते हैं। और भी कई ड्रग्स हैं, सब कई ड्रग्स हैं जो जिनका नाम मेरे पास है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के जरिए हुकूमत से अपील करूंगा कि आपके पास एक नारकोटिक का डिपार्टमेंट भी है, Hyderabad Narcotic Enforcement Wing is there, generate intelligence to detect and disrupt organized drug trafficking, sir.
विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि 20 साल के राजनीतिक जीवन में बजट की बैठकें इतने कम कार्य दिवसों पर नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि बजट की आधे से ज्यादा गणना गलतियां भरी होती है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जब भी चुनाव आएंगे भाजपा तैयार है और सरकार बनाएगी। पूरा जो डिपार्टमेंट का चर्चा 3-4 दिन एक्सटेंड करके बजट 31 को आमोदित करके बाद में चर्चा होता था, मगर 7 दिन ही चर्चा चला। वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जो बजट पेश किया था वो गलत है। 55,000 करोड़ रुपीज़ एक पैसा नहीं आने वाला है। एक्चुअल बजट 2,35,000 करोड़ ऊपर नहीं है। वो भी उसमें भी जो रियलिटी जो खर्च होता है मैं समझता हूँ 2 लाख के ऊपर नहीं हो सकता है। गरीब लोगों को इसमें मार खाएगा करके 175 2021-22 में ये 22 का नया वो खर्च नहीं हुआ। ऐसी मैं समझता है 2 लाख के ऊपर होने वाला नहीं है। ये इसमें वेलफेयर एक्टिविटी जो गरीब लोगों को जो वेलफेयर एक्टिविटी है वो पूरा मार खाएगा, वो लोगों को अन्याय हो जाएगा। विधानसभा परिषद के उपसभापति के रूप में अपने चुनाव के अवसर पर बंडा प्रकाश मुदिराज ने केसीआर से मुख्यमंत्री के परिषद के कक्ष में शिष्टाचार के रूप में मुलाकात की। यह अवसर देने पर केसीआर के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही नवनियुक्त मुख्य सचेतक और सचेतक ने विधान परिषद में सीएम केसीआर से भी मुलाकात की। भानु प्रपद राव, शंभीपुर राजू, पड़ी कौशिक रेड्डी केसीआर से विनम्रता से मिले और उन्हें परिषद का मुख्य सचेतक और सचेतक बनने का अवसर दिया। इस मौके पर उन्होंने केसीआर को फूल देकर उनका शुक्रिया अदा किया। बाद में केसीआर ने उन्हें बधाई दी। इंडिया फाउंडेशन, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और आसियान फाउंडेशन के सहयोग से 12 से 15 फरवरी तक हैदराबाद में चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय आसियान भारत साझेदारी को मजबूत करना है। उद्घाटन समारोह को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी संबोधित करेंगे। साथ ही आसियान महासचिव काओ किम हॉनर वर्चुअल संबोधन करेंगे। शिखर सम्मेलन ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया आदि सहित विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लगभग 150 प्रतिनिधियों की मेजबानी करेंगे। इसके अलावा पूरे भारत में 60 से अधिक प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। प्रतिभागी अपने अपने देशों में राजनीतिक दलों, थिंक टैंक, मीडिया और सांस्कृतिक संगठनों सहित कुछ सबसे बड़े संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। युवा शिखर सम्मेलन की आयोजन समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह है। पैनल चर्चा में कनेक्टिविटी, डिटेल, साझेदारी, सुशासन, क्षेत्रीय विकास और साझा सांस्कृतिक लोकाचार जैसे विभिन्न मुद्दों को शामिल किया जाएगा। संबंधित राष्ट्रों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने और विचार विमर्श करने के लिए शिखर सम्मेलन युवा दिलों और दिमागों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समापन सत्र को तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय रंजन सिंह संबोधित करेंगे और सिंगापुर के राज्य मंत्री एल्विन टेन वर्चुअल संबोधन करेंगे। In all its dimensions, physical, cultural, economic, institutional, and people-to-people, continues to be a strategic priority of India. In this regard, ASEAN India Youth Summit is a step to facilitate some more further activity. Socio-cultural exchanges between the countries of this region to further strengthen the values to tolerance, pluralism, and diversity. This is an integral part of traditions of India and the countries of ASEAN. ASEAN India Youth Summit can further explore cooperation in equipping the youth with skills and knowledge in emerging areas. These emerging areas could include digital technology and sustainability with a focus on
economic relations, digital transformation, financial inclusion, climate change, lifestyle for environment. This in line with the recently approved India ASEAN Digital Work Plan 2023. The work plan includes capacity building and knowledge sharing in emerging areas in the field of information and communication technologies, such as cyber security, application of Internet of Things. हैदराबाद हिंदू राष्ट्रवादी समूह बजरंग दल के सदस्यों ने रविवार को वैलेंटाइन डे मनाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समूह ने कार्यक्रमों का आयोजन किया जहां उन्होंने वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड जलाए और दिन के जश्न के विरोध में नारों के साथ रैलियां की। बजरंग दल के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए और पश्चिमी संस्कृति के रूप में प्रथा की निंदा करते हुए पुतले और ग्रीटिंग कार्ड जलाए। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे नहीं मनाने की चेतावनी दी और इसके बजाय पारंपरिक मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया। बजरंग दल द्वारा विरोध भारत में पश्चिमी सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रचार के रूप में उनके चल रहे विरोध का हिस्सा है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में भाग्यनगर हाउसिंग प्लॉट ओनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने केसीआर से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की जो लगभग 3 दशक पहले खरीदी गई जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनके साथ न्याय करने की गुहार लगाई। एसोसिएशन प्लॉट मालिक सुब्बा रेड्डी, नंदगोपाल व माधवी ने बताया है कि 1994 से 1998 के बीच उन्होंने कुकड़पल्ली मंडल के सर्वे नंबर 1007 में प्लॉट खरीदे। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि विगत 30 वर्षों से उक्त स्थानों पर निर्माण नहीं कराकर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने कोर्ट में किसी तरह का पंजीयन नहीं करने का आदेश जारी किया है, लेकिन पंजीयन विभाग पर बड़ी कंपनियों के प्रलोभन में आने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर उन्हें बड़ी कंपनियों के दखल से बचाने की गुहार लगाई। 2 बार के फार्मूला ई चैंपियन जिन एरिक वर्गन की टीम डीएस पेस्के ने शनिवार को पहली बार फार्मूला ई रेस जीती। एबीबी FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने प्रशंसकों के साथ यह खबर साझा की। ABB AFIE फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप को ट्वीट किया। – 2013 में फार्मूला 1 रेस के बाद भारत में पहली बार फार्मूला रेस का आयोजन स्थल हमारा हैदराबाद था। इसके अलावा हैदराबाद अब तक फार्मूला ई रेस की मेजबानी करने वाला 27वां शहर बन गया है। कुल 11 टीमों और 22 रेसर्स ने हुसैन सागर के तट पर 2.8 किलोमीटर के विशेष रूप से निर्मित सर्किट पर अपनी कारों की दौड़ लगाई। रेसर्स नवीनतम जेन3 कारों से धूल खा गए जिन्हें पहली बार पेश किया गया था, जबकि रेसिंग में विदेशी कंपनियों और रेसर्स का दबदबा दिखा गया। भारत से महिंद्रा रेसिंग और TCS जागुआर ने रिंग में प्रवेश करके गर्व महसूस किया। जिन एरिक वर्गन ने फार्मूला ई रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। निक कैसिडी दूसरे और सेबेस्टियन बुमेई तीसरे स्थान पर थे। रेसर्स ने 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाई। जिन एरिक पहले से ही 2 बार फार्मूला ई चैंपियन रह चुके हैं। ताजा जीत के साथ वह तीसरी बार चैंपियन बन रहे हैं।
लीग को सेलिब्रिटीज देखने आए। उन्होंने गैलरी से भारत की अपनी पसंदीदा टीम महिंद्रा का समर्थन किया। अभिनेता नागार्जुन, रामचरण, नागचैतन्य, अखिल नवदीप, सिद्धू, जोनल गड्ढा, निर्देशक नाग अश्विन, फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद, क्रिकेटर यजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, शिखर धवन, पूर्व क्रिकेटर सचिन, बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने दौड़ देखी। FIA के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि वह भारत आकर बहुत खुश है। बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा है कि वह भारत में इस तरह की दौड़ करवाकर बहुत खुश है। उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह के और अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग इवेंट भारत और हैदराबाद में आयोजित किए जाएं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, राज्य नगर पालिका प्रशासन मंत्री KTR, मुख्य सचिव नगर पालिका प्रशासन विभाग अरविंद कुमार, AP सांसद CM रमेश, राम मोहन नायडू और गल्ला जयदेव फॉर्मूला रेस देखने पहुंचे। मंत्री KTR ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि यह रेस दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फॉर्मूले हैदराबाद के आयोजन स्थल पर हो रही है। इन फॉर्मूला कारों को निकलस रोड पर तेज दौड़ते देख बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन फॉर्मूला रेस में शामिल हुए KTR ने कहा है कि वह विधानसभा की बैठकों के कारण पहले दिन नहीं आ सके। KTR ने कहा है कि हैदराबाद के युवा और मोटर स्पोर्ट्स के दीवाने रेस देखने के लिए उमड़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस कार्यक्रम से हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय राज्य पर पहचान मिलेगी। यह सच है कि दौड़ भाग से शहरवासियों को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन KTR ने उनके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। KTR ने कहा है कि वे आने वाले दिनों में हाल ही में शुरू की गई 3 डबल डेकर बसों की संख्या को 30 तक ले जाना चाहते हैं। अरविंद कुमार ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि यह फॉर्मूला रेस देश में पहली बार हैदराबाद में आयोजित की गई। उन्होंने बताया है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से हैदराबाद की ब्रांड छवि और बड़ी है। उन्होंने कहा है कि इस रेसिंग को देखने के लिए 30,000 टिकट बेचे गए। उन्होंने कहा है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में 10 स्थानों पर बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई है। न्यू बोयनपल्ली में श्रीपति वेंकटराव मेमोरियल फर्स्ट स्टेट लेवल स्कूल्स फिस्टबॉल प्रतियोगिताएं संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता का आयोजन तेलंगाना फिस्टबॉल एसोसिएशन के सहयोग से 2 दिनों के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज एथलीट मर्री लक्ष्मण रेड्डी, फिस्टबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जंपन्ना प्रताप व रघुचरण ने टॉस फेंक कर फाइनल प्रतियोगिता की शुरुआत की। सीनियर वर्ग में रंगारेड्डी की टीम और हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची। अंतिम प्रतियोगिता में हैदराबाद ने रंगारेड्डी टीम के खिलाफ जीत हासिल की। जूनियर बालक वर्ग के फाइनल में वरिष्ठ स्कूल वरंगल की टीम ने सेंट पीटर्स हैदराबाद की टीम को हरा दिया।
बालिका वर्ग में कस्तूरबा कॉलेज गर्ल्स हैदराबाद की टीम ने BNR स्कूल मेडचल की टीम पर शानदार जीत हासिल की है। इसी तरह सीनियर गर्ल्स वर्ग में विला मैरी कॉलेज सोमाजीगुड़ा की टीम ने सेनाई हैदराबाद की टीम को हरा दिया। GHMC ने संपत्ति कर बकायेदारों पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में संपत्ति कर के लक्ष्य 2000 करोड़ रुपए में से अब तक लगभग 1650 करोड़ रुपए एकत्र कर चुका है। वित्तीय वर्ष शीघ्र ही समाप्त होने के देखते हुए बकायेदारों के विरुद्ध मंडलवार विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। अब तक 4,79,690 बकायेदारों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें रेड नोटिस जारी करने की तैयारी है। निर्धारित अवधि में संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 407 करोड़ रुपए का लक्ष्य चूंकि वित्तीय वर्ष अगले महीने के अंत तक समाप्त हो रहा है, इसीलिए इन 2 महीनों के लिए संपत्ति कर संग्रह के लिए क्षेत्रवार विशेष लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया है। एलबी नगर 26.29 करोड़, चारमीनार 52.20 करोड़, खैरताबाद 161.45 करोड़, शेरलिंगमपल्ली 61.76, कुक्कड़पल्ली 35.70, सिकंदराबाद इस माह के अंत में 6 जोन से मिलकर 70 करोड़ 407.48 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए सामान्य और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रमों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। परीक्षाएं 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी, यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक 2 मार्च तक होंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन TSBIEE ने सभी जूनियर कॉलेजों को निर्देश दिया है कि कॉलेज शुल्क के भुगतान के लिए दबाव डाले बिना छात्रों को हॉल टिकट जारी करें। बोर्ड प्रायोगिक परीक्षाओं के बाद 4 मार्च को नैतिकता और मानव मूल्य की परीक्षा और 6 मार्च को पर्यावरण शिक्षा की परीक्षा आयोजित करेगा। दोनों परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन IPE मार्च 15 से 4 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस बीच बोर्ड ने IPE और इंटरमीडिएट सार्वजनिक उन्नत पूरक परीक्षा नैतिकता सहित व्यावहारिक और सिद्धांत दोनों आयोजित करने के लिए 37 जिलों के लिए जिला मध्यवर्ती शैक्षिक अधिकारियों, नोडल अधिकारियों को, संयोजक और प्रिंसिपल और जूनियर लेक्चरर को जिला परीक्षा समितियों DEC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सभी संयोजकों और DEC सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि 12 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए IPE के पूरा होने तक 24 घंटे मुख्यालय पर उपलब्ध रहे।